यहाँ पे इस सऊदी अरब मैं गया हूँ 2006 में 2006 में मैं वहाँ गया। उससे पहले मैं यहाँ पर दिल्ली में ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन में मैं सीनियर मैनेजर था। इनफैक्ट क्राउन प्रिंस को मैं कोट करूँगा जब उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब के जो डेवलपमेंट में इंडियंस का एक बहुत ही मजबूत हाथ रहा है और वो हमारे भाई के जैसे हैं। ये शराब खाना सिर्फ डिप्लोमेटिक क्वार्टर के अंदर में, और मैं आपको ये बताऊं कि पहले ही जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो डिप्लोमेट्स थे उनको शराब अलाउड था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नई चीज़ हुई है जो कि पहले से नहीं थी। व्हाट्सएप वीडियोस की बात करें तो व्हाट्सएप वीडियोस बहुत सारे वजूहात की वजह से चलाए जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो लाइक्स हासिल करने के लिए, व्यूज़ हासिल करने के लिए कुछ ऐसे चीज़ें आपके सामने पेश करते हैं जिससे कि आप बड़ा एजिटेटेड फील करते हैं, आप बड़ा इमोशनल फील करते हैं और आप इमीडिएटली उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, इससे विदाउट वेरीफाइंग इट कि इसमें से कितना कुछ सही है। क्योंकि अक्सर व बेशतर होता क्या है कि जैसे कि जो भी चीज़ें बनती हैं तो प्रोपेगेंडा के तहत कुछ भी चला जा सकता है। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं आके टीवी स्टूडियो में बैठ करके बहुत चिल्लाने लगूँ या मैं प्रेस स्टेटमेंट दे दूँ, तो अगर इससे अगर फ़िलिस्तीन का मामला हल हो जाए तो फिर तो माशाल्लाह ये तो बहुत पहले हल हो चुका होता। लेकिन होता यूँ है कि बहुत सारी चीज़ें डिप्लोमेटिक इसमें सर्कल्स में जो है ना ये होती है, जो उनकी जो पॉलिटिकल जो है वो इसमें होती हैं, जहाँ पर कि डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया जाता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो वहाँ पर बैकग्राउंड में बहुत सारा काम हो रहा होता है। तो जो बैकग्राउंड में काम हो रहा होता है वो ज़रूरी नहीं है कि आवाम के सामने जो है वो हर चीज़ लाई जाए। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। शख्स से शख्सियत बनने की कहानी सुनेंगे आप खुद उन्हीं की ज़बानी। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक नई शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं नियाज़ अहमद साहब। नियाज़ अहमद साहब सऊदी अरब के रियाद में रहते हैं और ये एक मोबाइली नाम की वो सिम कार्ड कंपनी में ये सीनियर डायरेक्टर हैं बिज़नेस कंटिन्यूटी के। हम इनसे बातचीत करेंगे कि इनका जो सफ़र रहा है बिहार से निकलकर या गया से निकलकर वहाँ तक पहुँचने का। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है विज़न आजकल में। बहुत शुक्रिया। और सफ़र तो वाक़तन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। अल्लाह का करम है, एहसान है कि अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा और मुश्किलें बहुत आईं, लेकिन अल्लाह ने उन मुश्किलों को बहुत आसान कर दिया और बहुत आसानी के साथ जो है वो अब तक की ज़िंदगी जो है वो कटी है। ये बड़ा ओहदा कैसे मिला? जी, मैं यहाँ पे इस सऊदी अरब मैं गया हूँ 2006 में 2006 में मैं वहाँ गया। उससे पहले मैं यहाँ पर दिल्ली में ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन में मैं सीनियर मैनेजर था। तो वहाँ के मैं अक्सर व बेशतर जो है सऊदी अरब और तब दीगर कई ममालिक में का सफ़र मेरा रहता था फॉर असेसमेंट पर्पस। तो कई लोग जानते थे मुझे, और इस वजह से मेरे लिए शायद आसान रहा कि मुझे बहुत आसानी के साथ जो है वो जब वहाँ से ही इनफैक्ट लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि हमारे पास एक पोजीशन है। तो मैं सबसे पहले जब यहाँ से गया तो 2006 में एक सऊदी अमेरिकन बैंक सांबा के नाम से जो है वो बेसिकली सिटी बैंक था वहाँ पे, लेकिन वो फिर नेशनलाइजेशन होने के बाद उस सिटी बैंक का नाम जो है उन्होंने सांबा कर दिया। और मैं वहाँ पर सांबा में मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में मैं गया। फिर लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल महसूस होने लगा कि मैं ज़रा बैंकिंग सेक्टर से जो है वो अपने आप को जो है वो नहीं जोड़ पा रहा था। कुछ वजूहात जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मैं अपने आप को नहीं जोड़ पा रहा था। इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं उसको छोड़ दूँगा। लेकिन खैर किसी तरीके से उन्होंने मुझे ये किया कि आप कंटिन्यू करें, एटलीस्ट 2 साल तक जो है वो हमारे साथ रहें। तो मैं 2006 से 2008 तक सांबा में रहा। इस बीच में मोबाइली ने मुझे अप्रोच किया कि आप हमें जो है ज्वाइन करें, और फिर मैंने जो है मोबाइली तो शुरू में ही सीनियर डायरेक्टर डायरेक्ट हो गए या फिर कहीं नीचे से ऊपर गए? मैंने मोबाइली जब ज्वाइन किया था तो उस वक्त में मैं वहाँ पर जो है स्पेशलिस्ट था, स्पेशलिस्ट के पोजीशन पे था। उसके बाद मैं एग्जीक्यूटिव मैनेजर बना। एग्जीक्यूटिव मैनेजर बनने के बाद जो है वो मुझे डायरेक्टर पोजीशन जो है वो ऑफ़र की गई। क्या देखना पड़ता है काम आपको?
इस पोस्ट पे आप क्या होते जी, हैं? मैं हेड करता हूँ बिज़नेस कंटिन्यूटी के फंक्शन को। बिज़नेस कंटिन्यूटी का फंक्शन बेसिकली होता ये है कि कोई भी बिज़नेस जो होता है वो दो तरह से होता है। एक तो होता है बिज़नेस एज़ यूजुअल, जो कि नॉर्मल हालात में बिज़नेस होते हैं। एक होता है बिज़नेस ड्यूरिंग क्राइसिस। तो बिज़नेस ड्यूरिंग क्राइसिस होता है कि जब हम कोई ऐसा हमारे पास कोई आफत आ जाती है, कोई विपदा आ जाती है, कोई डिज़ास्टर आ जाता है, कोई क्राइसिस सिचुएशन आ जाता है, जैसे कि अभी हमारे पास कोरोना आया था, ठीक है। तो कोरोना वाज ए टिपिकल केस ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग क्राइसिस। तो अब जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ हर तरफ लॉकडाउन होता है, जहाँ हर तरफ जो है वो आपके लिए मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो वैसे केस में आप किस तरीके से अपने बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ माई पोर्टफोलियो। ये मेरा काम है कि मैं उसको उस सिचुएशन में के लिए मैं प्लानिंग करता हूँ और उस प्लान को एग्जीक्यूशन को मैं सुपरवाइज़ करता हूँ, इंश्योर करता हूँ कि उसकी टेस्टिंग हो। क्योंकि जब आप एक प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के बाद फिर उन सिनेरियो को हम टेस्ट करते हैं कि वाक़तन ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, तो ये सब कुछ हो जाता है। और फिर अगर कुछ लसामल्ला का अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हमें उसको फेस करना पड़ता है, तो फिर हमारे पास एक टेस्टेड प्लान रहता है और हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो दिस ये जो पढ़ाई लिखाई आपकी हुई शुरुआती, तो वो कहाँ हुई? कैसे कैसे पढ़ाई लिखाई का सफ़र रहा? मैंने यहीं से स्कूलिंग की, पटना से। मेरा ताल्लुक़ बेसिकली पटना से है। तो मैंने पटना से ही स्कूलिंग की। फिर मैं स्कूलिंग के बाद जो है कॉलेज जो है वो ग्रेजुएशन लेवल तक जो है मैं पटना में रहा। उसके बाद फिर मैं दिल्ली मूव कर गया। वहाँ से मैंने MBA किया। MBA करने के बाद फिर मैं यहाँ जॉब कर रहा था। उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से मैनेजमेंट किया। MBA दोबारा मैंने किया। सर, सऊदी में जो लोग बड़े ओहदे पे होते हैं इंडियन, तो ऐसा लोग कहते हैं कि वहाँ के जो सऊदी हैं, वहाँ के मुकामी लोग जो हैं, अरबियन जो हैं, वो इंडियन को थोड़ा हकीर समझते हैं, उनके साथ दोस्ताना नहीं रखते, एक फ़ासला रखते हैं। ये बातें हैं, मिथक है जो कहिए ये। तो इसको आप किस तरह महसूस किया? क्या आपके साथ कभी इस तरह के हालात बने? मैं आपको ये बताऊं कि सऊदी इंडियन्स को मोस्ट प्रेफर्ड नेशंस मानते हैं अपार्ट फ्रॉम देमसेल्फ एंड अरब्स। और वो ख़ास तौर पे इंडियंस की जो इंटेलेक्ट लेवल है, इंडियंस की जो मेहनत है, बल्कि वो ये कहते हैं, इनफैक्ट क्राउन प्रिंस को मैं कोट करूँगा जब उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब के जो डेवलपमेंट में इंडियंस का एक बहुत ही मजबूत हाथ रहा है और वो हमारे भाई के जैसे हैं। तो वो इस हद तक हमें लाइक करते हैं। 2 मिलियन से ज़्यादा जो है वो इंडियंस हैं सऊदी अरब के अंदर में, जो एक बहुत बड़ी तादाद है और जिसको कि इन जनरल वो बहुत लाइक करते हैं। मैं हिंदू मुस्लिम सब है? जी, सभी लोग हैं, सभी लोग हैं। हिंदू मुस्लिम हैं, सिख्स भी हैं, ईसाई हैं, तमाम स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और मैं ये बात इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ सोशली एक्टिव हूँ और मुझे पता है कि किस कदर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो लाइक करती है इंडियंस को। अभी कुछ दिनों पहले जनादिया फेस्टिवल के अंदर में इंडिया जो है वो मोस्ट प्रेफर्ड नेशन था, उनका गेस्ट नेशन था। उसमें उन्होंने इंडियन को प्रोवाइड किया कि अपॉर्चुनिटी की, जिसमें कि वो अपने कल्चर को जो है वो प्रेजेंट कर सकें, दिखा सकें लोगों को। अक्सर व बेशतर जो है वो हमारे मिनिस्टर्स वहाँ जाते हैं, उनका बहुत ही वार्म वेलकम होता है। सर, स्मृति ईरानी जी जो अभी मदीना गई, तो उसको लेकर काफ़ी वाबेला मचा इंडिया में भी, जो यहाँ के मुस्लिम्स हैं या दूसरे देशों के, ख़ास तौर से कि हरम के एरिया में जहाँ ममनून है जाना, तो वो फिर उसको लेकर काफ़ी चूँ चरा किया लोगों ने। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या सऊदी अरब की मजबूरी रही होगी? देखिए, एक तो ये है कि स्मृति ईरानी जी हमारी मिनिस्टर जो हैं वो गई थी एज ए पार्ट ऑफ द हज डेलीगेशन। हज डेलीगेशन का एक अपना आइटिनरी होता है, उस आइटिनरी के तहत जो है वो सारी जो है वो प्रोटोकॉल है, उसके तहत जो है वो सारा कुछ होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये बात कही जाए कि कहा जाए कि साहब वो यहाँ दाखिल हुई, वहाँ दाखिल हुई, ये बात मुझे नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि वो पेरीमीटर से ज़्यादा जो है वो अंदर नहीं गई हैं। और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो उलमा हैं, वो दीन को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि गवर्नमेंट जो है बहुत सेंसिटिव है रिलीजियस मैटर्स में, तो वो ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि जो है
वो कोई हमारा जो कोई हराम काम हो या कोई ऐसी कोई चीज़ हो। मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके के, अल्लाह आलम जो उलमा है वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते इस बात को। लेकिन हो क्या रहा है कि आजकल व्हाट्सअप और इन सब चीज़ों का ज़माना है, तो अक्सर व बेशतर लोग जो है वो कुछ भी आ जाता है उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ये समझ करके जैसे उनका कोई दीनी फरीज़ा हो, विदाउट वेरीफाइंग द फैक्ट है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ मैं बता सकता हूँ कि वो आप कोई भी वीडियो आप उठा करके देख लें, वो चाहे मस्जिद क़ुबा हो या मस्जिद नबवी हो, दोनों जगहों पे वो पेरीमीटर से बाहर, पेरीमीटर के अंदर कभी नहीं गई हैं। तो सर अब एक सवाल उठता है कि जो हराम और हलाल की बात है, उल्मा वहाँ पे ये बात, लेकिन जब रियाद में शराब खाना खुलने की बात आ रही कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में विदेशियों के लिए शराब खाना खोल दिया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आते हैं और कि जिसमें सऊदी कपड़े में लोग नाचते गाते रश्क करते दिखते हैं औरतों के साथ, और अब ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब पे वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कंट्री का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ख़बरें आती कि सिनेमा हॉल खोले जा रहे हैं और बिल्कुल वेस्टर्न की तरफ सऊदी अरब जा रहा है। तो मक्का मदीना की जो बात थी, तो उससे लोग जो मोहब्बत रखते हैं पूरी दुनिया में, उनको थोड़ी तकलीफ़ होती है। आप तो बहुत पास हैं, रियाद में हैं, कैसे महसूस करते हैं इन सब बातों, ये सारी ख़बरें आप तक भी ज़रूर जाती होंगी, तो क्या कहेंगे इस पर? जी, इसमें दो बातें आपने की हैं। एक तो सबसे पहले आपने शराब खाने की बात की है, तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो शराब खाने की जो ख़बर है, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन ये शराब खाना सिर्फ डिप्लोमेटिक क्वार्टर के अंदर में है। और मैं आपको ये बताऊं कि पहले ही जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो डिप्लोमेट्स थे उनको शराब अलाउड था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसी कोई नई चीज़ हुई है जो कि पहले से नहीं थी। ठीक है, फ़र्क ये है कि उन्होंने ये कहा है कि आप जो अनलिमिटेड जो कोटा था उस पे उन्होंने एक कोटा लगाया है और कहा है कि अगर आपको इस कोटे के बियॉन्ड लेना है तो आपको परमिट के तहत जो है वो आपको फ़लानी जगह से, जो कि डिप्लोमेटिक क्वार्टर के अंदर है। डिप्लोमेटिक क्वार्टर वो जगह है जहाँ के जो सफारत खाना है, तमाम मुल्कों के सफारत खाने हैं, वहाँ पर है। फॉरेन के डेलीगेट्स हैं, जो उनके डिप्लोमेट्स हैं, सिर्फ वही ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी फॉरेनर जाकर कर करके वहाँ से ले सकता है और लेकर करके सड़क पे पी करके आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो इसका जो है इसकी वजाहत हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए होता क्या है कि आजकल अगर हम व्हाट्सअप वीडियोस की बात करें तो व्हाट्सअप वीडियोस बहुत सारे वजूहात की वजह से चलाए जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो लाइक्स हासिल करने के लिए, व्यूज़ हासिल करने के लिए कुछ ऐसे चीज़ें आपके सामने पेश करते हैं जिससे कि आप बड़ा एजिटेटेड फील करते हैं, आप बड़ा इमोशनल फील करते हैं और आप इमीडिएटली उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, इससे विदाउट वेरीफाइंग इट कि इसमें से कितना कुछ सही है। क्योंकि अक्सर बेशतर होता क्या है कि जैसे कि जो भी चीज़ें बनती हैं तो प्रोपेगेंडा के तहत कुछ भी चला जा सकता है। कोई भी, जैसे फिल्मों में ही होता है, फिल्मों में कोई भी शख्स जो है वो एक कपड़ा पहन लेता है तो हम ये समझते हैं कि साहब ये इस फलाने कम्युनिटी को बिलोंग करता है या फलाने रिलीजन को बिलोंग करता है, लेकिन इसका जो हकीकत है उससे कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, वो एक गेटअप है। तो इस गेटअप के तहत कोई भी आदमी किसी भी कंट्री को जो है वो बदनाम कर सकता है, किसी भी रिलीजन को बदनाम कर सकता है, किसी भी चीज़ को ये कर सकता है। मैं ये कहूँगा कि अगर इक्का दुक्का इधर उधर कहीं पर कोई कुछ चीज़ें हो रही हैं जो तो हर जगह होती हैं और हर दौर में होती रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे कि आप ये कहें। देखिए, एक चेंजेस आ रही है, डेफिनेटली चेंजेस आ रही है, एक मॉडर्नाइजेशन हो रहा है कंट्री का, लेकिन वो वक्त की नीड के हिसाब पूरी दुनिया की जो है वो के अंदर में आ रहा है। वो अपना बेसिकली अपना बिजनेस मॉडल को चेंज कर रहे हैं। पहले वो ऑयल बेस्ड उनका वो था, इकॉनमी था, अब वो एक ऑयल बेस्ड इकॉनमी से वो मूव करके अब वो जा रहे हैं एक डाइवर्सिफाइड जो इकॉनमी है उसमें वो जा रहे हैं, जिसमें टूरिज़्म भी जो है एक अहम पार्ट है। तो जाहिर सी बात है, लोगों का सवाल ये होता है कि क्या वो इन सब चीज़ों को करने के चक्कर में कहिए तो इस्लाम से बाहर निकल रहे हो, उसके दायरे से बाहर निकल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप अभी आप किसी भी वक्त में मक्का टीवी या इस तरह के जितने भी जो चैनल्स हैं जो लाइव हज या उम्रा को टेलीकास्ट करते हैं, तो आप ये पाएंगे
कि उनकी तादाद जो है वो कई गुना बढ़ गई है। मैं आपको अपने हमारे दोस्तों की बात बताऊं कि उन्होंने मुझे कहा कि साहब हम उम्रे पे गए, अब वहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे रमज़ान में आए हों या हज में आए हों, इतना रश है। तो ये कब हुआ? जब थोड़ी सी लीनियंसी बरती गई गवर्नमेंट की तरफ से और अब वीज़ा बहुत आसान कर दिया गया, वरना पहले तो वीज़ा बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को क्यों नहीं देखते हैं आप? इन चीज़ों पे बात करें। ठीक है, अब देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कोई भी अगर मान लें कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर मिलियंस में अगर 10, 20, 50, 100, 1000 लोग अगर कोई गलत काम कर भी रहे हैं तो आपसे उनके अमाल के बारे में कभी नहीं पूछोगी, आपसे आपके अमाल के बारे में पूछोगी। लेकिन आप ये देखें कि कितनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, हम उस पर क्यों नहीं बात करें, रादर देन कि हम इसके लिए फ़िक्रमंद हों। और मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट, सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी कॉन्शियस है कि मुसलमानों के बारे में या उनके जो है राइट्स के बारे में या उनकी जो फैसिलिटीज़ के बारे में आपको काफ़ी आप देखें कि जो है वो। लेकिन फ़िलिस्तीन में तो कहा गया कि वो खामोश रहे। नहीं, ये तो देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं आगे टीवी स्टूडियो में बैठ करके बहुत चिल्लाने लगूं या मैं प्रेस स्टेटमेंट दे दूं, तो अगर इससे अगर फ़िलिस्तीन का मामला हल हो जाए तो फिर तो माशाल्लाह ये तो बहुत पहले हल हो चुका होता। लेकिन होता यूँ है कि बहुत सारी चीज़ें डिप्लोमेटिक इसमें सर्कल्स में जो है ना ये होती है, जो उनकी जो पॉलिटिकल जो है वो इसमें होती हैं, जहाँ पर कि डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया जाता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो वहाँ पर बैकग्राउंड में बहुत सारा काम हो रहा होता है। तो जो बैकग्राउंड में काम हो रहा होता है वो ज़रूरी नहीं है कि आवाम के सामने जो है वो हर चीज़ लाई जाए। तो और वो उसमें सऊदी गवर्नमेंट और उनके जो जितने भी लोग हैं वो उसमें लगे हुए हैं और उसमें लगातार दोनों फरीक से जो है वो बात चल रही है। और उसमें मुझे नहीं पता, चूँकि मेरा कोई आई एम नॉट द प्राइवी टू द न्यूज़, बट आई नो कि जो है वो ऐसा हो रहा है। चूँकि मैं जब लोकल्स से बात करता हूँ या उनके प्रेस को मैं पढ़ता हूँ तो बहुत क्लियर होता है कि वो बहुत सारा काम वहाँ वो लोग कर रहे हैं इसके लिए, जनहित के लिए, जो कि फ़लस्तीन के मामलों के लिए आप ये ख़ास तौर पर बात करें या जहाँ पर भी मुसलमानों के मामलात आते हैं वहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं पर बैकग्राउंड में वो काम होता रहता है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। तो व्यूअर्स, ये थे नियाज़ अहमद साहब जो कि सऊदी अरब के रियाद में, सऊदी अरब की राजधानी रियाद के एक मोबाइली कंपनी में सीनियर डायरेक्टर हैं और इन्होंने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की सऊदी अरब को लेकर। कई ऐसे सवाल के जवाब इन्होंने दिए और ख़ास तौर से ये बात कि जो अरबियन हैं वो इंडियन को बहुत अहमियत देते हैं और वो मानते हैं कि सऊदी अरब के विकास में हिंदुस्तान का बड़ा योगदान है, भारत का योगदान है। दूसरी चीज़, कई ऐसी बातें, कई ऐसे चुभते सवाल थे कि अब सऊदी अरब में जो वेस्टर्न कल्चर हो रहा है इसको लेकर क्या होगा, वहाँ पर आने वाले समय में क्या भविष्य होगा। तो नियाज़ अहमद साहब ने साफ कहा कि बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई है और बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं व्यू लाने के लिए, जो इसमें कुछ सच्चाई नहीं होती है। तो और कहीं जहाँ कहीं लाखों लोग, करोड़ों लोग होते हैं, वहाँ 2-4 अच्छे बुरे भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सऊदी अरब आज भी बेहतर दिशा में है। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।